हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, ठीक है, जो झारखंड जीके से रिलेटेड ये टॉपिक है, जनजातियों का विद्रोह। कौन सा टॉपिक है? जनजातियों का विद्रोह। ठीक है, देखिए, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर एक जिले में एक आध प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपके भी जिले में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, है ना? देखिए, हमने जो दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा है, उसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है? तो फटाफट आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है? और मल्टीपल टाइम इसे रिवीजन कीजिए, अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। आइए हम लोग देखिए, जब जनजाति विद्रोह की बात करेंगे झारखंड में, तो जो बहुत सारे विद्रोह हुए, तो जो विद्रोह आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, हम लोग उसी विद्रोह के बारे में बात करेंगे। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से हमें लगता है, ठीक है, कि 3 विद्रोह बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका संथाल विद्रोह, ठीक है? पहला है संथाल विद्रोह। दूसरा है आपका क्या हो गया, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन होता है, बिरसा उल गुलान, ठीक है? बिरसा उल गुलान। तीसरा आपका ताना भगत आंदोलन, ठीक है? और एक चौथा जो विद्रोह है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है तिलका आंदोलन। कौन-सा है? तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन देखिए, यहाँ पे तिलका आंदोलन के बारे में हमने डिटेल, तिलका मांझी के बारे में जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे डिटेल से पढ़ा है इसको, ठीक है? तो आज हम लोग जो जिसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वो है संथाल आंदोलन, बिरसा मुगुलान और थाना भगत का आंदोलन जो था वो। है ना? तो आइए एक-एक करके देखते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह के बारे में ना चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे बहुत लंबा टॉपिक है। अगर मैं 8 घंटा का भी क्लास लूँ, तो भी ये कम पड़ जाएगा। ठीक है? इसलिए हम उतने चीज़ों को देखेंगे जितना आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? जितने सारी चीज़ों से आपके एग्ज़ाम में सवाल रहेंगे। आइए बात करते हैं फटाफट हम लोग। देखिए, आज बात कर रहे हैं संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह शुरुआत हुआ था 1855-56 में, ठीक है? यानी 1855 में स्टार्ट हुआ, 56 तक चला ये विद्रोह। तो हम लोग एक-एक चीज़ को जानेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे इसके नेतृत्वकर्ता की, यानी इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, वो किसने किया था, ठीक है? संथाल विद्रोह का। तो देखिए, पहला हो गया आपका क्या, सिद्धू की बात करेंगे। सिद्धू कौन थे? सिद्धू को सूबा चुना गया था। सूबा मतलब होता है राजा, ठीक है? जब 30 जून 1855 को भोगनाडी में संथालों की सभा बुलाई गई, जिसमें 10,000 से ज़्यादा संथाल एकत्रित हुए, तो उसमें सिद्धू को राजा चुना गया, ठीक है? और उसी में कान्हू को मंत्री चुना जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं, चांद को प्रशासक चुना गया, भैरव को सेनापति चुना गया, है ना? नेतृत्वकर्ता की हम लोग बात कर रहे हैं। अगला है कि इनकी जो सिद्धू कान्हू की जो 2 बहन थी, फूलो और झानो, है ना? ये इनका भी संथाल विद्रोह में बहुत अहम योगदान है ना? चलिए, अभी सरकार बहुत सारी योजनाओं में फूलो झानो से रिलेटेड योजना चला रही है। आपके दुमका में एक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जो कि फूलो झानो के नाम से ही ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है ना? आगे बात करते हैं कि क्षेमा सुंदरी थी एक और, वो पाकुड़ की रानी थी। कौन थी? क्षेमा सुंदरी, पाकुड़ की रानी थी वो, ठीक है? अगला है लुबिया मांझी। कौन है? लुबिया मांझी। तो लुबिया मांझी थे, अर्जुन मांझी थे, बेस मांझी थे। ये तीनों जो थे ना, इसने हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। है ना? तो वही है, लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बेस मांझी, ठीक है? चलिए, तो इतने सारे इसके नेतृत्वकर्ता थे। कान्हू थे आपका, सिद्धू हो गए, चांद, भैरव, फूलो, झानो, क्षेमा सुंदरी, लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी, बेस मांझी, इतने सारे नेतृत्वकर्ता हो गए संथाल विद्रोह के। अगर हम लोग क्षेत्र की बात करेंगे संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की हम लोग बात कर लिए, ठीक है? अब हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग क्षेत्र की बात करेंगे। जब क्षेत्र की बात करेंगे, यानी ये इस विद्रोह का जो व्यापक प्रसार था, वो कहाँ-कहाँ पे था, प्रभाव था, वो कहाँ-कहाँ पे था, ठीक है? तो देखिए, ये जो विद्रोह था ना, ये संपूर्ण संथाल परगना में फैला हुआ था, फर्स्ट नंबर, ठीक है? उसके बाद ये हजारीबाग क्षेत्र में भी ये विद्रोह फैल गया था अंततः लास्ट में आके, समझे ना? चलिए, अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, संथाल विद्रोह के क्या कारण रहे हैं? अगर हम इसके कारण की बात करने जाएँगे, तो देखते हैं इसके कारण में कौन-कौन से कारण आते हैं। इसके कारण में देखिए, क्या है ना, यहाँ पे देखिएगा
जिसके कारण की बात करेंगे, पहला था जमींदारों का शोषण था, ठीक है? उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण था। ये लोग शोषण किया करते थे, किसकी? है ना? जो जितने भी जनजातीय समुदाय हैं उनकी शोषण किया करते थे। महाजनों का भी शोषण शामिल था। महाजन भी शो स और उसके बाद पुलिस का भी जो शोषण था, ये चारों लोग मिल के जो है ना, माने समाज में पूरा शोषण ही शोषण किया करते थे, ठीक है? कभी किसी का टैक्स बढ़ा दिया जाता था, कभी ज़बरदस्ती किसी को उठा के ले जाया जाता था, कभी ज़मीन छीन लिया जाता था। इस प्रकार की बहुत सारी यातनाएँ झेलनी पड़ती थी, ठीक है? वहाँ जो भी लोग रहते थे उन्हें, है ना? तो यही इसके कारण थे। बात करते दमनकर्ता की, ठीक है? तो संथाल विद्रोह का जो दमन किया, ये जो विद्रोह था, इसका दमन किसने किया था? तो आइए देखते हैं दमनकर्ता कौन थे इस विद्रोह के। इस विद्रोह के जो दमनकर्ता थे ना, वो कौन थे? यहाँ पे देखिएगा, वो 3 लोग इसके दमनकर्ता में शामिल होते हैं। पहला थे कैप्टन अलेक्जेंडर। कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर। दूसरे थे लेफ्टिनेंट थॉमसन। कौन थे? लेफ्टिनेंट थॉमसन। और तीसरे थे लेफ्टिनेंट रीड। कौन थे? लेफ्टिनेंट रीड थे। ये 3 लोगों ने मिल के संथाल विद्रोह का दमन किया था। अगर हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आगे अगर बात करते हैं इसके परिणाम की। ये जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ? ऐसे परिणाम की हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए इसके परिणाम दिए गए हैं। परिणाम में कुछ पॉइंट आते हैं। देखिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसके परिणाम की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि 1855 ईस्वी में 37वें अधिनियम के अनुसार संथाल क्षेत्र को एक पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, है ना? जैसे जानते हैं कि संथाल परगना जिला जो बना, वो 1855 में बना, ठीक है? तो नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया। अगला है अगला यही है कि प्रशासन हेतु जो संथाल मांझी प्रथा थी उसको मान्यता दी गई, है ना? संथाल में जो मांझी प्रथा है ना, उसको मान्यता दे दी गई। अगला है कि संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त थे एसली एडन, है ना? यानी संथाल परगना का जो जिला बनाया गया तो उसके पहला जो उपायुक्त बनाए गए, किसको बनाए गए? एसली एडन को बनाए गए, ठीक है? चलिए, अगला है कि 1856 में पुलिस रूल जिसे कि यूल रूल कहा जाता है, उसकी व्यवस्था की गई, है ना? और अगला है कि संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 ईस्वी में लागू किया गया। तो इस विद्रोह के काफ़ी व्यापक प्रभाव भी रहे हैं, परिणाम भी आए हैं। आप देखिएगा यहाँ पे यूल रूल की घोषणा की गई। आपका संथाल जो 1855 में संथाल परगना नाम से एक अलग नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया, ठीक है? यहाँ पे जो मांझी प्रथा थी उसे उसको मान्यता दे दी गई, ठीक है? फिर संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम को भी लागू किया गया 1872 में। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं संथाल विद्रोह, तो इसके नेतृत्वकर्ता को हमने देखा, क्षेत्र को देखा, कारण को देखा, दमनकर्ता को देखा, परिणाम को देखा। ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके क्षेत्र के बारे में। इस काफ़ी आराम से देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये है संथाल विद्रोह का संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है? ये वाले रीजन और ये हजारीबाग क्षेत्र है। इतनी सारी रीजन में, ठीक है, ये जो विद्रोह का प्रभाव था, ठीक है? चलिए, हो गया ये चीज़ें और हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ी-सी। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है? हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि जब हमने बिरसा मुंडा के बारे में आपको पढ़ाया था ना, वहाँ पे आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया, समझाया था। एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आइए बात करेंगे बिरसा का विद्रोह या फिर बिरसा और गुलाम के बारे में हम लोग, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेतृत्वकर्ता की, यानी बिरसा ये जो आंदोलन हुए थे, बिरसा और गुलाम, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? है ना? आइए एक-एक करके बात करते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए, अगर इसके नेतृत्वकर्ता की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो बिरसा मुंडा जो थे ना, ये थे मुख्य नेतृत्वकर्ता। मेन जो कौन थे? बिरसा मुंडा, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। जैसे कि सहयोगी जो राजनीतिक गुरु थे, उसके आनंद पांडे जी थे। किसके? बिरसा मुंडा के, ठीक है? उसके बाद गया मुंडा, बिरसा मुंडा के सेनापति हुआ करते थे। एक था दोनका मुंडा। दोनका मुंडा जो थे ना, वो राजनीतिक शाखा का प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है? दोनका मुंडा। उसके बाद एक था सोमा मुंडा। कौन थे? सोमा मुंडा। सोमा मुंडा जो थे, वो धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है? जब कोई विद्रोह होता है ना, तो अलग-अलग डिपार्टमेंट में या फिर कोई भी संगठन बनता है, तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग हेड होते हैं। ठीक है? और एक थे माँ की या फिर गया मुंडा की पत्नी थी माँ की मुंडा। समझे? ये माँ की मुंडा हो जाएगा, ये गया मुंडा की पत्नी थी। समझे ना? तो इतने सारे लोग नेतृत्वकर्ता में आते हैं, है ना? अब हम लोग बात करेंगे बिरसा उल गुलान का जो रीज़न है ना, कारण, वो कारण क्या रहा है? किस कारण से ये
उलगुलान शुरू किया गया? तो देखिए, बहुत सारे कारण हैं। आइए प्रमुख कारणों को जानते हैं। पहला कारण हो गया आपका, जो खुटखटी प्रथा थी, है ना? उसको समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किया गया। ठीक है? एक खुटखटी प्रथा व्यवस्था चल रही थी, उनको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे जो बैठ बेगारी प्रथा था, वो लाया गया जिससे कि जनजातियों का मुंडा समाज के लोगों का शोषण किया गया, ठीक है? उसके बाद राजस्व दर जो होती है उस समय वो बहुत ही ऊँचा कर दिया गया, बहुत ही हाई रेट कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद टैक्स को बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति। अब ये जो ईसाई मिशनरी आ गए, आग में घी डालने का काम किया इसने, पूरा एकदम जितने भी मुंडा समाज के लोगों थे सबको धर्मांतरण कराने का प्रयास इसने किया। तो ये भी इसकी दोषपूर्ण नीति थी, है ना? आगे बात करते हैं हम लोग कि जमींदार व साहूकारों की शोषण शोषण पूर्व पूर्ण नीति, शोषण हो जाएगा, शोषक पूर्ण नीति। और जो जमींदार थे, साहूकार थे, इनकी तो अपनी अलग से ये शोषण किया करते थे भाई। माने क्या बोले, समाज में तराही-तराही मचा के रखे थे। कोई भी आंदोलन यूँ ही स्टार्ट नहीं हो जाता, है ना? चलिए, तो बहुत सारे कारण हुआ करते थे इसके। अब बात करते हैं कि प्रभावित क्षेत्र। इस आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन सा है? कहाँ-कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा? तो देखते हैं यहाँ पे, अगर प्रभाव की बात करेंगे, पहला था संपूर्ण दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, यानी मुख्यतः रांची, खूंटी, ठीक है? सिमडेगा वगैरह जो इलाका है ना, वो वाला। तो पूरा जो दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिले आते हैं, तो मेन चीज़ तो रांची हो गया। रांची, पहले रांची हुआ करता था ना, जितने जिले बने रांची से इन्हें कट के बने हुए हैं जी, ठीक है? तो रांची हो गया आपका, खूंटी हो गया, सिमडेगा, ये सब क्षेत्र हुआ करते थे इसके। इसके अलावा देखिएगा, अगर रांची में भी बात किया जाए, तो कहाँ-कहाँ पे और भी इलाके थे इसके, जैसे खूंटी हो गया, रांची, चक्रधरपुर, बुंडू, तमाड़, कर्रा, तोरपा, सिसई, बस बहुत सारे जगह पे इस आंदोलन का जो फैलाव था, वो हो चुका था। ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ था इस आंदोलन का? तो इसका मुख्यालय खूंटी हुआ करता था। कहाँ पे? खूंटी हुआ करता था। चलिए, आगे बात करते हैं कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसको दबाने का भी प्रयास किया जाता है और अंततः, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार जो थी वो मजबूत स्थिति में थी, इसलिए क्या किया इसने, इस आंदोलन का भी दमन कर दिया। तो किसने इसका दमन किया? तो दमनकर्ता का अगर नाम हम लोग जानना चाहें, तो किसने दमनकर्ता की दमन मतलब दमन किया? तो स्ट्रीट फील्ड थे, ये मुख्य दमनकर्ता थे बिरसा उलगुलान के, ठीक है? और बिरसा को पहली बार गिरफ्तार करने वाले कौन थे? मेयर्स थे। देखिए, बिरसा 2 बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया, ठीक है? और दूसरी बार जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो रांची जेल में रखा गया, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है ना? चलिए, ये हो गया। आगे बात करते हैं परिणाम की। आगे किसकी बात करेंगे हम लोग? परिणाम की बात करेंगे, है ना? कि बिरसा जो उलगुलान हुआ, उसके क्या-क्या परिणाम उभर कर सामने आए अंततः। तो देखिए, अगर हम परिणाम की बात करेंगे तो क्या-क्या परिणाम उभर कर सामने आए? ठीक है? देखिएगा यहाँ पे, अगर परिणाम की हम लोग बात करते हैं, तो पहला जो परिणाम उभर के सामने आए, वो क्या था कि 1902 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। 1902 ईस्वी में, यानी 1900 में बिरसा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो 1902 ईस्वी में गुमला को एक अनुमंडल बनाया गया, ठीक है? उसके बाद 1903 में खूंटी को भी अनुमंडल बना दिया गया और आपका 11 नवंबर 1908 को छोटानागपुर कास्कर अधिनियम लागू किया गया, यानी सीएनटी अधिनियम जिसे कहते हैं, उसे लागू किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें इसके परिणाम के रूप में भी उभर कर सामने आई, है ना? तो ये था आपका बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था। अगर इसके क्षेत्र की बात करेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, ये रांची का क्षेत्र है, इसके नीचे का पूरा इधर का एरिया, ठीक है? ये इस आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। दिख रहा है ना आपको? ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने इस प्रकार से बिरसा और उलगुलान को भी पढ़ लिया। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? ताना भगत आंदोलन के बारे में। देखिए, ताना भगत आंदोलन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? देखिए, ये झारखंड जीके से रिलेटेड ये आखिरी क्लास है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंडियन जीके में, जहाँ पे साइंस को भी देखेंगे, जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री को भी देखेंगे, पॉलिटी को भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे और ज्योग्राफी को भी देखेंगे। उसके अलावा हम लोग मिसलेनियस को भी देखेंगे, ठीक है? यानी आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में वो जहाँ से सवाल पूछे, है ना? आप 50 से 50 करके आओ। चलिए, अब बात करते हैं ताना भगत आंदोलन की हम लोग। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में की गई थी, ठीक है? कब? 1914 ईस्वी में की गई थी, जतरा भगत के नेतृत्व में। आइए देखते हैं हम लोग।
ताना भगत आंदोलन के बारे में। अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे हम लोग, कौन-कौन इसके नेतृत्वकर्ता हुआ करते थे? किसने इस जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किया? देखते हैं आइए। पहला थी जतरा उराँव। जतरा उराँव जो थे वो इस आंदोलन के प्रमुख थे, जतरा उराँव, ठीक है? चलिए, उसके बाद है शिबू उराँव, ये मांडर से नेतृत्व करते थे। देखिए ये आपको अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नेतृत्वकर्ता यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, ताना भगत आंदोलन में, ठीक है? जतरा भगत ये प्रमुख हुआ करते थे, उसके अलावा मांडर से किसने नेतृत्व किया? शिबूराव ने किया, घाघरा से किया बलराम भगत ने, बिशुनपुर से किया भिखू भगत ने और महिला की अगर बात करते हैं तो उसमें महिला ने भी नेतृत्व किया था, यानी महिला भी इसमें जुड़ी थी। जो प्रमुख महिला की अगर हम बात करेंगे तो वो थी देवमनिया भगत, ठीक है? देवमनिया भगत होती है ये, है ना? अगर बात करते हैं कारण की, ताना भगत आंदोलन का कारण क्या है? तो इस आंदोलन के पीछे का जो कारण है, वो क्या-क्या है? आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, जो दीकू थे ना दीकू, उसके द्वारा प्रताड़ित किया जाना, ये भी प्रमुख कारण थे। उसके बाद जो बैट बेगारी प्रथा थी, वो समाज में जीवित थी, है ना? अगला है कि दीकुओं द्वारा शोषण किया जाता था, ठीक है? उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है, उसकी दमनात्मक नीति थी, ठीक है? और उसके अलावा जो ज़मींदारों द्वारा अधिक कर की वसूली की जाती थी। इतने सारे इसके रीज़न थे इस आंदोलन को देखिए इसे विद्रोह नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल अहिंसक आंदोलन था। ठीक है? इसमें हिंसा का कोई स्थान ही नहीं था। ये गांधीवादी परंपरा से संचालित आंदोलन था। है ना? तो इसमें बहुत सारे कारण थे जिसमें प्रमुख कारण की अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका। आइए आगे बात करते हैं, इसके क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए ताना भगत आंदोलन के अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका क्षेत्र कहाँ-कहाँ था? लोहरदगा था, रांची जिला था और गुमला का संपूर्ण क्षेत्र था। एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि ये ताना भगत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये आंदोलन आज भी जीवित है ना? आप कभी आइएगा रांची 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर, आपको ताना भगत के बहुत सारे लोग ठीक है? थाना भगत आंदोलन के बहुत सारे लोग मतलब उस समय नहीं अभी जो आंदोलन चल चल ही रहा है, तो नए-नए लोग जुड़ते हैं, तो वे अपनी माँगों को लेकर ना आज भी आंदोलन करते रहते हैं, ठीक है? इनका जो ड्रेस रहता है ना व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है ना? देखिए तो इसका जो क्षेत्र था लोहरदगा, रांची, गुमला का संपूर्ण क्षेत्र था। अगर बात करते हैं परिणाम की, तो इस आंदोलन का परिणाम क्या निकला भाई? देखिए, इस आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है? आइए देखते हैं एक-एक कर करके। पहला कि धार्मिक से राजनीतिक में परिवर्तन हो गया। देखिए ये जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, पहले धार्मिक आंदोलन था। धीरे-धीरे क्या किया, ये स्वतंत्रता संग्राम में जाके कूद पड़े, है ना? देखिएगा आप लोग इन्होंने गया अधिवेशन में भाग लिया, इसने कांग्रेस का, इसने यहाँ पे रामगढ़ अधिवेशन में भी भाग लिया, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे राजनीतिक से सामाजिक में परिवर्तन हो गया। उसके बाद आंदोलन में महिलाओं का जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। उसके बाद राष्ट्र आंदोलन में इसकी भूमिका जो थी वो बढ़ी, है ना? उसके बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में बढ़-चढ़ कर इसने हिस्सा लिया, ठीक है? उसके बाद मैंने अभी जैसे आपको बताया कि गया अधिवेशन में भी इसने भाग लिया और 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में गांधी जी को ₹400 की थैली भेंट की थी, ठीक है? तो बहुत सारे पॉइंट हैं। ये जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये 53वां अधिवेशन था, 53 नंबर का। उसके अलावा भी और कुछ पॉइंट है। देखिए, क्या है कि सन 1948 में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 पारित किया गया। समझे? कब 1948 जब देश हमारा आज़ाद हो गया तब ताना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 को पारित किया गया। समझे ना? तो इस प्रकार से हमने ताना भगत आंदोलन को भी देखा और इसके हम लोग क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लोहरदगा का रीजन हो गया, ये रांची का रीजन हो गया, ये गुमला का रीजन हो गया। इस पूरे रीजन में फैला हुआ था क्या चीज़? ताना भगत आंदोलन। समझे? तो इस प्रकार से हमने जो प्रमुख आंदोलन था उन्हें देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।